नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए सबसे बेस्ट बुक अंकित भाटी सर की बुक है, उससे हम जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने मेरी क्लास नंबर 1 नहीं देखी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर किए हुए हैं, तो प्लीज़ जाकर उन्हें देख लेना। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करा देंगे। और मेरी लूसेंट सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो क्लासेस आप देख लेना, आपको उससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप आने वाली सभी एग्जामों के लिए वो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन 36 नंबर का है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगाया जाता, किन पे लगाया जाता था? तीर्थ यात्रियों पर जो कर लगाया जाता था, वो कर था आपका यात्रा वेतन का। यात्रा वेतन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यात्रा वेतन। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या हो जाएगी, तो व्याख्या इसकी व्याख्या हो जाएगी, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का यात्रा वेतन कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? यात्रा वेतन। ठीक है। जो ये मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य राजवंश था, ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो मौर्य साम्राज्य ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? 137 ईयर। ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त गुप्त के दरबार में मंत्री था। तो आपसे ये भी पूछ लेता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट? तो चाणक्य जो हो जाएगा, कौन? चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में राजमंत्री था। ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। तो आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? तो आप बता देना कि अर्थशास्त्र की पुस्तक की जो रचना की, वो चाणक्य ने की। किसने? चाणक्य ने की। और चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार का मंत्री था। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ये कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए खराज का, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खराज कर लगाया था, कौन सा खराज कर? तो वो किसान की उपज का कितने परसेंट था? खराज कर किसान के जो उपज होती थी उसके कितने परसेंट था? तो 50% के इक्वल था। किसके? 50%। मतलब जो किसान, जैसे आपने 100 रुपीज़ पैदा किए खेती से, तो उसमें से वो 50% जो कर था, मतलब 50 रुपीज़, वो अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था। ठीक है। तो उसका मतलब 50% कर लगाया जाता था। चलिए दोस्तों, इसको हम एक व्याख्या देखें तो व्याख्या इसकी हो जाएगी कि अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो दिल्ली वंश का दूसरा शासक हो जाएगा। उसका साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। फिर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नगद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने अपनी सेना में नगद वेतन के लिए और स्थायी सेना की नींव रखी थी। और भू राजस्व की दर को जो उन्होंने बढ़ाकर किया था, वो उपज का 1/2 किया था। कितना? उपज का 1/2 किया था। ओके। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सो इनको प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारतीय, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो आपको पता होगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपके 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर। ठीक है। 28 दिसंबर। और कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो इसकी जो अध्यक्षता, जो पहली बार अध्यक्षता की थी, वो हेमचंद्र बनर्जी में की थे। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो मुंबई में हुआ था। तो पहली अध्यक्षता कब हुई थी? 1885। ठीक, 1885 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी अब व्याख्या हो जाएगी कि व्याख्या इसकी, ठीक है। तो आपका वही देखिए, जनवरी 1885 में तो नहीं हुई थी। ठीक है। आपकी दिसंबर 1885 कब हुई थी? 18 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। दोस्तों देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ये कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, वो ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। जो इसके संस्थापक थे, मतलब जो कांग्रेस के संस्थापक थे, जो जिन्होंने स्थापना की थी, वो ए ओ हिम थे। कौन? ए ओ हिम। और थे ना, दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे इसमें। तो जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष विमल चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। बट जो दूसरा आपका अधिवेशन हुआ था, वो दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन आपका 1886 में कलकत्ता में हुआ। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी आपकी अध्यक्षता की थी, वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। और कब हुआ था? 1887 में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और फोर्थ आपका हो जाएगा, तो आपका जो चतुर्थ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो चौथा अधिवेशन हुआ था, वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में। और जिसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज यूल ने की थी। कौन? जॉर्ज यूल ने की थी। दोस्तों, आप ये जो 1 से लेकर 4 तक जो आपके अधिवेशन थे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इनको आप बिल्कुल रट लेना। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो आपको पता होगा, देखिए मंदिर स्थापत्य कला से कौन से संबंधित है? तो मंदिर स्थापत्य कला से 3 शैलियाँ स्थापित हैं। एक द्रविड़ शैली, एक बेसर शैली, एक नागर शैली। ठीक है? एक द्रविड़ हो जाएगी, एक बेसर हो जाएगी, एक नागर। 3 शैलियाँ आपसे भारत के स्थापत्य से, मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित हैं, बट आपकी ऊर्ध्वका नहीं संबंधित है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वका। चलिए इसकी व्याख्या व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या है कि भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ हैं, उनमें द्रविड़ हो जाएगी, नागर हो जाएगी, बेसर हो जाएगी। बट आपकी जो ऊर्ध्वका है मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। ठीक है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत जो रंगपुर हो जाएगा हड़प्पाकालीन स्थल, वो इस समय वो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है? चलिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेस देख लेते हैं कि किस राज्य में अब वो इस समय सिचुएटेड है। तो देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों, ये है कि आपका हड़प्पा हो जाएगा। कौन-सा? हड़प्पाकालीन जो स्थल हो जाएगा रंगपुर, वो भारत के गुजरात में स्थित है। और जो कालीबंगन है, कौन-सा? कालीबंगन, जिसे हम कालीबंगा कहते हैं, वो आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ? राजस्थान में। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाएगा। और बनवाली कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। ओके, बनवाली हरियाणा में हो जाएगा और धौलावीरा गुजरात में। तो धौलावीरा पता होगा आपका गुजरात में होगा, सभी को पता होगा। तो आप कालीबंगा और बनवाली याद रख लेना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जल 1919 में, कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपको पता है जो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो किस तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो जिस दिन हुआ था 13 अप्रैल को, जो तारीख थी, उस वो दिन था बैसाखी का। ठीक है? उस समय जनरल आर डायर से कहा था गोलियां चलाने के लिए। तो निहत्थी भीड़ पर जो गोलियां चला दी गई थी। ठीक है? सैफुद्दीन कचलू और आपके और उनका साथी था, जिसके विरोध में चलाई गई थी ये गोलियां। तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमृतसर। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या हो जाएगी आपकी, दोस्तों इसकी व्याख्या है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों, डॉक्टर सतपाल, कौन? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू। ठीक है? जैसा हमको बता चुके हैं कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू जो थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही जनसभा, जो भारत जनरल डायर थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। किसके? सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। तो इस जो हत्याकांड के परिणाम निकले थे, वो परिणाम इसका ये था, रिजल्ट हुआ था कि रिजल्ट जो था निकला था इस जो ये आपका युद्ध हुआ था, सॉरी आपका जो ये घटना हुई थी। ठीक है? तो इस घटना का जो रिजल्ट था, वो ये था कि इन्होंने, आपके जो गांधी जी थे, गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी। किसकी? केसर हिंद की। जमनालाल बजाज ने छोड़ी थी राय बहादुर की। और टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी। किसकी? टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी। तो ये उपाधियाँ उपाधियाँ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हौज का हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने कराया था? तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण कराया था आपके सुल्तान इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है? इल्तुतमिश ने जो आपके कुतुब मीनार था, तो कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया था, वो आपके इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है? इल्तुतमिश ने आपके सजदा और पाबोस करके दो प्रथाएं लगाई थी, वो इल्तुतमिश ने ही लगाई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखने में व्याख्या इसकी है कि हौज जो था, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ में दिए, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि तुर्क चेलगानी, क्या? तुर्क चेलगानी। तुर्क चेलगानी था क्या? तुर्क चेलगानी था एक जो 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था, क्या? 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन था, उसे तुर्क चेलगानी कहते थे। ठीक, इसे भी लागू किसने किया था? आपके इल्तुतमिश ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम, तो दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो ये जो इनका निर्माण कराया था, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या? लाख बख्श। लाख बख्श कहा जाता, क्योंकि ये लाखों को दान भिक्षा भिक्षा के रूप में दिया करते थे। चलिए हम नेक्स्ट ज़्यादा देर ना करते हुए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने होंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि धारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो धारा शिकोह के पिता का क्या नाम था, आपको ये बताना है। तो धारा शिकोह के पिता का नाम था जहांगीर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी आपकी, दारा शिकोह, क्या?
दारा शिकोह जो थे, ठीक है, आपके दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहाँ था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। तो दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहाँ था, ठीक है, शाहजहाँ था। और शाहजहाँ का कितने पुत्र थे? शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिसमें थे एक थे औरंगज़ेब, औरंगज़ेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श, ठीक है, ओके। तो इसके हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि 1658 ईस्वी में दारा और औरंगज़ेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। तो देखिए औरंगज़ेब और दारा शिकोह दोनों भाइयों के बीच जो युद्ध हुआ था 1658 में, कब 1658 में हुआ? तो 1658 में दोनों भाइयों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो आपके धर्मट का युद्ध कहलाता है। कौन सा? धर्मट का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में जो था दारा की पराजय हुई थी। तो औरंगजेब जो थे उसने अपने भाई को ही दारा शिकोह को पराजित कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो जो मौर्य वंश था किसके बाद शासन किया था? तो आपके क्या था? नंद वंश के बाद। किसके? नंद वंश के बाद, ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाए, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने इस पर शासन किया था। चलिए इसकी भी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या इसकी हो जाएगी, ठीक है, उसकी व्याख्या देख ले तो इसकी व्याख्या है कि जबकि मौर्य वंश हो जाएगा, ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। तो मौर्य वंश ने किसके पश्चात? नंद वंश के पश्चात किया था शासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर, किसको? नंद वंश को हराकर घनानंद को पराजित कर, घनानंद सॉरी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के शासक घनानंद को जो पराजित किया था उसके बाद मौर्य वंश की नींव रखी। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी घनानंद को पराजित करने के बाद। चलिए इसका हम क्रम देख लेते हैं कि मगध पर शासन करने वाले जो क्रम थे उसके लिए कैसे हम याद कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्रिक भी बना सकते हैं। तो देखिए, देखिए इसका, चलिए दोस्तों, जो अपने मगध पर शासन करने वाले वंश थे तो उनको हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे उसके लिए हम ट्रिक भी देंगे। तो उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं जो कभी नहीं भूल सकते आप। चलिए देखिए हम याद करते हैं। तो हमें याद करना है कि मगध पर जो शासन किया था वो किसने किसने किया था। तो पहले तो ऐसे देख लेते हैं किसने किया था। तो सबसे पहले जो शासन किया था वो हर्यक वंश ने। कौन? हर्यक वंश ने। फिर आपके शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर किया था मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश ने किया था, फिर कण्व वंश ने किया था, फिर शतवाहन वंश ने। किसने? शतवाहन वंश ने। तो इस क्रम में याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक है वो? आप याद सकते हैं, आपके हो जाएंगे, हर्ष ने, हर्ष ने मौसी को सताया। क्या? हर्ष ने मौसी को सताया। तो हर्ष ने मौसी को सताया, तो आप इसको लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ओके। हर्ष ने मौसी को, तो दोस्तों देखिए, हर्ष से यहाँ जो हर्ष होता है, हाथ से आपका हर्यक वंश बन जाता है, ठीक है, हाथ से हर्यक वंश बन जाता है। और सा जो इससे सा बनती है, इस सा से सुनाग वंश बन जाता है। क्या? से सुनाग वंश। और ने से आपका नंद वंश बन जाता है। क्या? ने से नंद वंश बन जाता है। और मौ से आपका मौर्य वंश बन जाता है। क्या? मौ से मौर्य वंश बन जाता है। और सी से जो है, सी से आपका शुंग वंश बन जाता है। क्या? सी से शुंग वंश बन जाता है। और को से आपका कर्ण वंश बन जाता है। क्या? कर्ण वंश बन जाता है। और सताया से आपका सातवाहन बन जाता है। क्या? सताया से सातवाहन बन जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो वेद ऋषि कपिल का संबंध किस संप्रदाय से था? तो आपके वेद ऋषि का जो संबंध था कपिल का, तो आपके हो जाएंगे सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सांख्य दर्शन। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से देखें तो वेद ऋषि कपिल, कौन? वेद ऋषि कपिल का संबंध जो था वो सांख्य दर्शन संप्रदाय से था। तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो योग का संबंध किससे? योग का पतंजलि से संबंध है। न्याय का आपका गौतम से संबंध है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, ओके। फिर आपका पूर्व मीमांसा किसका? जैमिनी से। उत्तर मीमांसा किससे? बद कौन सा? उत्तर मीमांसा आपका बाद नारायण। कौन? बाद नारायण, ओके। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर अब ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने स्वयं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की? तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? जो दीन ए इलाही थी इसकी शुरुआत तो अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने। तो अकबर ने जो शुरुआत की थी इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में चेक करते हैं। तो डिटेल में देखें तो इसकी, दोस्तों इसकी डिटेल देखते हैं तो डिटेल में लिखा है कि
अकबर ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया है 1582 ईस्वी में, कब 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म से सभी धर्मों के मूल तत्वों एवं विचारों का सम्मिलित किया गया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? राजा बीरबल। प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी 1882 में। कब हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? सन 1882 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1882। दोस्तों चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि हंटर कमीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में डिटेल है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 में की गई थी। तो हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। तो इसका जो वास्तविक नाम था, हंटर कमीशन का जो वास्तविक नाम था वो था आपका भारतीय शिक्षा आयोग। क्या? भारतीय शिक्षा आयोग था हंटर कमीशन का वास्तविक नाम। फिर विलियम हंटर ने की अध्यक्षता के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। तो हंटर कमीशन किसके कारण पड़ा? विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण। ओके गाइस, चलिए थोड़ा डिटेल से और देख लेते हैं। आपके रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके द्वारा लाया गया? तो आपके रिपन द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1881 में। फिर दोस्तों 1882 ईस्वी में जो इसी के कार्यकाल में किसके? लॉर्ड रिपन के मतलब लॉर्ड आपके रिपन हो जाएंगे, इसके शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो देखिए अकबर की जो मृत्यु हुई थी, किसकी? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। कब? 1605 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में उसी के आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। तो मृत्यु के बाद से कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में, आगरा में। जो सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आपका आगरा के पास में पड़ता है। फिर कह रहा अकबर का तो आपको पता होगा जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में। इनके बचपन का नाम था जलाल। क्या? बचपन का नाम का जलाल था। इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1556 में। कब? 1556 में, 1556 में हुआ था इनका राज्याभिषेक, पंजाब के कॉलनौर नामक स्थान पर। तो इनका जो राज्याभिषेक कहाँ पर कराया गया था? पंजाब के कॉलनौर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ किला कहाँ स्थित है? आपका नाहरगढ़ किला हो जाएगा राजस्थान का। राजस्थान में नाहरगढ़ किला हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपके 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो नाहरगढ़ आपका जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, नाहरगढ़ कहाँ हो जाएगा? राजस्थान के जयपुर में। और आपका इसका जो निर्माण, किले का निर्माण कराया था वो सवाई जयसिंह ने कराया था। राजा सवाई जयसिंह ने। किसने? राजा सवाई जयसिंह ने। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट किला है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपका गोलकुंडा किला, कौन सा? गोलकुंडा किला है। तो इसका निर्माण आपका जो गोलकुंडा किला कहाँ पड़ता है? वो आंध्र प्रदेश में। और कांगड़ा किला, कौन सा? कांगड़ा किला आपका हिमाचल प्रदेश में। पनहाला किला आपका कोल्हापुर में। कहाँ? पनहाला किला आपका कोल्हापुर में। और आपका जो अंबर किला हो जाएगा वो राजस्थान में। कहाँ? अंबर किला राजस्थान में हो जाएगा। और नाहरगढ़ किला आपका राजस्थान में हो जाएगा। दोस्तों ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक नाहरगढ़ हो जाएगा, और सेकंड नंबर का आपको गोलकुंडा हो जाएगा, थर्ड आपका अंबर किला हो जाएगा। ओके, ये तीन आप जरूर याद रख लेना इन्हें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी हम बाल गंगाधर तिलक को इसकी डिटेल थोड़ा देख लें। तो दोस्तों डिटेल में देखें तो आपका डिटेल हो जाएगा। दोस्तों देखिए तो ये है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसे ये कहा था आपके, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय दिया था। कब? आज़ादी की लड़ाई के समय। और जो आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है, इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। किसे? लोकमान्य की उपाधि किसे मिली? तो बाल गंगाधर तिलक को मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसकी डिटेल्स और थोड़ा देख लें कि कौन सा नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपका जय हिंद, कौन सा? जय हिंद का नारा आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और वेदों की ओर लौटो, कहाँ? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर कह रहा मारो फिरंगी को, तो मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे ने मारो फिरंगी नारा दिया था।
फिर क्या संपूर्ण क्रांति जो था, संपूर्ण क्रांति, तो ये नारा किसका है? कौन सा? संपूर्ण क्रांति। दोस्तों ये आपने बहुत अधिक चर्चा में नहीं, मतलब ये अधिक एग्जामिनर नहीं पूछता, बट कभी कोई पूछ सकता है। तो जो संपूर्ण क्रांति है इसका जयप्रकाश नारायण ने, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए दोस्तों हमारा 51 क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आपको पता होगा इंडिका पुस्तक लिखी गई मेगास्थनीज द्वारा। कौन सी? इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई। तो इसकी अर्थशास्त्र आपकी चाणक्य द्वारा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य द्वारा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से दोस्तों देख लेते हैं। डिटेल हो जाएगी, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई या मौर्यकालीन भारत, किसके? मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। ठीक है, ओके। और नेचुरल हिस्ट्री जो है, कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री आपकी प्लिनी ने लिखी। किसने? नेचुरल हिस्ट्री आपकी प्लिनी ने लिखी है। और अर्थशास्त्र आपको पता है चाणक्य ने लिखी। और आपकी जो पेरी प्लस हो जाएगी, कौन सी? पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो हो जाएगी वो विलियम एच स्कॉप ने लिखी। किसने? विलियम एच स्कॉप ने। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की लड़ाई को लड़ी गई। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो वो आपकी हुई 1761 में। और 14 जनवरी 1761। कब? 14 जनवरी 1761। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 जनवरी 1761। दोस्तों इसकी डिटेल से व्याख्या देखें हम। व्याख्या इसमें जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके वार हुए उनको देख लेते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कौन सी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 14 जनवरी 1761 को हुई थी। 14 जनवरी 1761 को हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति। तो आपसे ये भी पूछेगा कि तीसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की, जो तृतीय युद्ध हुआ था, तो तृतीय युद्ध हुआ था और किन किन के बीच हुआ था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। ओके, किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। तो आपको पता होगा जो अहमद शाह अब्दाली था उन्होंने मराठों को पराजित किया था। किसमें? पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो पानीपत की और हम प्रथम द्वितीय युद्ध देख लेते हैं। दोस्तों प्रमुख युद्ध हो जाएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1556 में। कब? 1556 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 में। और जो तीसरा हुआ था वो 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ओके, और जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय जो आपके बंगाल के गवर्नर थे वो आपके लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव थे। ओके, इसे भी याद रखना, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का है कि स्थापत्य कला की एक शैली है। कौन? स्थापत्य कला एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो किसमें नागर और द्रविड़ शैली का तत्वों का समावेश है? चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके सम्मिलित है बेसर में। किसमें? बेसर में। चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं किसमें? बेसर में सम्मिलित है। ओके, इसको डिटेल से देखें तो डिटेल देखिए ये है कि वेसर स्थापत्य कला की एक शैली है। किसकी? स्थापत्य कला की एक शैली है। कौन सी? वेसर, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का के तत्वों का समावेश है। तो वेसर शैली में, ठीक, आपको बताया था कि 3 शैलियाँ हैं जो मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित 3 शैलियाँ हो जाएंगी। एक बेसर शैली और एक नागर और द्रविड़। ओके, ऊर्ध्वाधर आप जो ऊर्ध्वाधर पढ़े थे वो आपकी कोई शैली नहीं थी। तो आपकी वेसर, नागर और द्रविड़ हो जाएगी। तो इसमें जो बेसर हो जाएगी, बेसर में आपकी जो हो जाएगी नागर और द्रविड़ शैलियों का समावेश है। ओके, तो आपकी इंपॉर्टेंट बेसर शैली। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं। उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़। उत्तर में कौन सी है? नागर शैली। नॉर्थ में आपकी नागर शैली। और जो साउथ में हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी द्रविड़। ये कौन सी है? साउथ में। ओके दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। किसका? लाल किले का निर्माण। लाल किला आपका कहाँ? दिल्ली में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो एग्जाम आपके क्वेश्चंस आपके पिछली ईयर पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आपसे व्याख्या से क्वेश्चन बना लेगा, तो व्याख्या इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। तो व्याख्या दोस्तों है कि
दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने कराया। या लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वो 1638 से 1648 तक चला था। लगभग 10 वर्षों तक चला था। कब 10 वर्षों? क्योंकि 1638 से 1648 10 वर्ष हुए। ओके, तो अलाई दरवाजा हजार खंबा महल, कौन सा? अलाई दरवाजा हजार खंबा महल का निर्माण जो कराया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने? खिलजी ने किया था। ओके, अलाई दरवाजा और हजार खंबा का महल का निर्माण खिलजी ने करवाया था। और जो न्याय की जंजीर, कौन सी? न्याय की जंजीर का निर्माण किया था। तो आपसे जंजीर से जहांगीर दिख रहा होगा, इससे भी याद रख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। तो जो न्याय की जंजीर का निर्माण किया था वो जहांगीर ने किया था। और बीवी का मकबरा का निर्माण किया था औरंगजेब ने। तो बीवी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद में है। ओके, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में, और बनवाया किसने था? औरंगजेब ने। फिर बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? आपके अकबर ने। कौन से ने? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और बीवी का, दोस्तों, बीवी का जो मकबरा है इसे जो ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब जो थे अपनी पत्नी वाइफ की याद में और बीवी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1557 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो 1557 जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसको किसने जीता था? तो ये आपके जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि जो बाकी बंगाल से जो वो 3 लोग थे, मतलब जो इंडिया की तरफ से थे वो हार चुके थे, ठीक। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें के जो जिसके अध्यक्षता करे थे रॉबर्ट क्लाइव, तो वो कंपनी जो थी इसकी विजय हुआ था। तो 1757 में ये हुआ था। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के समय जो आपका गवर्नर था बंगाल का, वो आपका लॉर्ड क्लाइव था। चलिए इसकी व्याख्या देखें। व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। ओके, प्लासी के युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है, देखिए ये देखिए आ गया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो भारत की तरफ से बंगाल से थे, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीत के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठाया। जो ये इस जीत के बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद जो बंगाल की गद्दी पर जो बैठाले गए थे वो आपके जो थे मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। दोस्तों बाद में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बैठाला गया था, और फिर से मीर कासिम को उठाकर मीर जाफर को बैठाला गया था। ऐसे यहाँ चल रहा था आपका सिस्टम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो 1722 में आगरा की सूबेदारी तो किसको दी गई थी? वो आपके सवाई राजा जयसिंह को। तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है, सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या हो जाएगी आपका, उसमें व्याख्या कि 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। किसको दी गई? सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। जयसिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। तो मुगल साम्राज्य के जो जयसिंह थे उन्होंने एक जागीरदार के रूप में कार्य किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। दोस्तों आपके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। ओके, उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। किसे? सवाई की उपाधि दी गई थी। ओके गाइस, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना सन 1507 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की दोस्तों स्थापना की थी आपके, स्थापना जो की थी वो की थी सिकंदर ने। सिकंदर ने कब की थी? 1504 में। कब? 1504 में। ओके, और उसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो दिल्ली बनाई थी। तो आगरा से दिल्ली से स्थानांतरित आगरा किसने किया था? तो आपके आगरा से स्थानांतरित की थी राजधानी आपके सिकंदर लोदी ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले सदस्य चुने गए? तो भारतीय लोक सेवा के जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे वो आपके जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। आपके पिंगली वेंकैया नहीं थे। ओके, बिपिन चंद्रपाल नहीं थे, और निबरन चंद्र मुखर्जी नहीं थे। तो आपका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए दोस्तों इसके बारे में व्याख्या देखें। व्याख्या में दोस्तों हो जाएगा कि 1870 ईस्वी में भारत की लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो पहले कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। दोस्तों जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं, ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, ओके, आपके जो एल्डर ब्रदर थे रविन्द्रनाथ टैगोर के।
दोस्तों इसके थोड़ा और इसके कुछ पॉइंट दिए गए, पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों ये है कि वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी। दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो ऑलवेज आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको आप बिल्कुल अपनी जुआ पे याद रखना। कौन सा? कि वारेन हेस्टिंग्स ने, किसने? वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। ओके, फिर क्या? कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया? आधुनिकीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। किसे? कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी आप याद रख लेना। ओके गाइस, इसे बिल्कुल इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और जब इसे एग्जाम देने जाना उससे पहले भी देख लेना, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे याद जरूर कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी के दशक के शुरुआत में, कब? 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला, कौन? एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश के किस में फैला हुआ था? किस क्षेत्र में फैला हुआ था? वो पहाड़ियाँ किस को पहाड़ियाँ कौन सी थी जहाँ आपका गोरिल्ला आंदोलन फैला हुआ था? कौन सा? उग्रवादी गोरिल्ला। कौन सा? उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश के किन पहाड़ियों में था? तो आपका गूडेम की पहाड़ियाँ। कौन सी? गूडेम की पहाड़ियाँ। चलिए हम इसकी डिटेल से देखते हैं। इस युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये युद्ध चर्चा में तो नहीं रहता, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा पूछता नहीं है। दोस्तों ये है कि 1920 के दशक के शुरुआत में, कब? 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैला गया था। कौन सा? उग्र गोरिल्ला आंदोलन, जिसे गूडेम विद्रोह के नाम से जाना था। दोस्तों इसका अन्य नाम क्या था? गूडेम विद्रोह। उग्र गोरिल्ला आंदोलन का नाम था गूडेम विद्रोह। गूडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीतारामन राजू थे। कौन? जो आपके नेता थे वो अल्लूरी सीतारामन राजू थे। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। ओके गाइस, क्योंकि 1920 में था तो उसमें अंग्रेज शासन कर रहे थे इंडिया में, तो अंग्रेजों के विरुद्ध ही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो 1900 सॉरी मार्को पोलो जो थे 1292 से 94 के बीच की जो मध्य थे, मतलब मार्को पोलो जो थे 1294 से 1294 के मध्य भारत आया था। कहाँ पर आया था? तो वेनिस यात्री थे। कहाँ से आया था? ये वेनिस यात्री था। तो मार्को पोलो था कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो आपका पेनिस यात्री था। कहाँ से? ये पेनिस से इंडिया आया था। पेनिस से कब आया था? 1292 से 94 के मध्य आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से व्याख्या देखें, तो दोस्तों की व्याख्या देख ले तो व्याख्या हो जाए कि वेनिस यात्री मार्को पोलो जो 1292 से 94 जी के मध्य भारत आया था, इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड्य राज्य का जिक्र किया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अधिकांश पूछा जाता है कि इसने अपने यात्रा वृत्तांत में किसका जो वर्णन किया है, जिक्र किया है, तो आपका किया काकतीय वंश। कौन से वंश हो जाएंगे? काकतीय वंश हो जाएगा, और आपका पांड्य राज्य। कौन सा? पांड्य राज्य और काकतीय वंश। फिर देख लेते हैं कि कौन कहाँ से आया था। कुछ प्रमुख यात्री हैं जो भारत आए थे, तो आपका इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? आपका इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। फाहान चीन से आया था। फाहान चीन से आए थे। और एक आपके और थे सियूकी। कौन? सॉरी सियूकी नहीं, आपके थे होनसांग। सियूकी उनकी रचना थी। तो आपके होनसांग। कौन? आपके होनसांग थे। आपके जो होनसांग थे, होनसांग ये भी आपके कहाँ से आए थे? चीन से आया था। ओके, और जो इसकी रचना थी वो थी सियूकी। कौन सी? सियूकी इनकी रचना थी। इनकी सियूकी रचना थी। किसकी? इसकी आपकी ह्वेनसांग की जो रचना थी वो सियूकी थी। और ह्वेनसांग कहाँ से आया था? चीन से आया था। ओके, तो मेगास्थनीज कहाँ से आया? यूनान से। तो मेगास्थनीज आपका यूनान से आया था, और अलबरूनी गजनी से आया था। कहाँ? अलबरूनी आपका गजनी से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो उपवेद कौन सा है जो ऋग्वेद से संबंधित है? तो आपका आयुर्वेद जो है, कौन सा? आयुर्वेद आपका उपवेद से संबंधित है। चलिए इसके बारे में डिटेल से व्याख्या देखें। कौन सा वेद किससे संबंधित है, कौन सा उपवेद किससे रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद जो हो जाएगा आपका, आयुर्वेद फिर ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ओके, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी जान लेते हैं। तो वेद जो होएगा, वेद उपवेद हो जाएगा। यजुर्वेद जो यजुर्वेद है, कौन सा? आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो उपवेद हो जाएगा, ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद। कौन सा? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का जो हो जाएगा आपका स्थापत्य वेद। कौन सा?
अथर्ववेद का स्थापत्य वेद हो जाएगा। दोस्तों ये हम आपको यहीं याद करा दें, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, कम से आपके कहानी की तरह से सुनते रहिए। इस इतनी देर में आपको कम से कम 80 से 85% आपको इतना तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये पॉइंट आप याद रखना। फिर से देख लीजिए, यजुर्वेद आपका धनुर्वेद से, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किसका? चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो जो किया गया वो सालभोग के, किस नाम से? सालभोग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सालभोग। चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों देख लेते हैं। तो आपका सालभोग शब्द जो हो जाएगा वो चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। कौन सा शब्द? सालभोग। ओके। फिर दोस्तों आपका हो जाएगा कुछ महत्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तिरुनमट्टकनी है, कौन सी? तिरुनमट्टकनी हो जाएगी वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। जो तिरुनमट्टकनी हो जाएगा वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि हो जाएगी। और जो वेल्लन वगाई हो जाएगा, कौन सी? वेल्लन वगाई तो आपके गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। किसने? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा पल्ली छंदम। कौन सा? पल्ली छंदम जो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, और जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा और जरगा, कौन सा? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? कौन सा? दिलवाड़ा और जरगा। ओके, दिलवाड़ा और जरगा आपको बताना है। तो आपके ये राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ? राजस्थान में। और अरावली आपकी कहाँ है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? कौन सी? अरावली। अरावली जो सबसे पुरानी चोटी हो जाएगी। ठीक, पुरानी पुरानी आपकी हो जाएगी अरावली। तो चलिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। दोस्तों आपके इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या हो जाएगी आपकी जो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत, कौन सा? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। तो दिलवाड़ा में जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हो जाएगा। तो दोस्तों एक और पॉइंट आपके लिए कि दिलवाड़ा में जो प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ? दिलवाड़ा में है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं कि मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में। कौन सी? मांडव की पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में हो जाएंगी। और सद्भावना शिखर, कौन सा? सद्भावना शिखर आपका एमपी मध्य प्रदेश में। और जरगा आप जैसा पढ़ चुके हैं कि दिलवाड़ा और जरगा आप राजस्थान में हो जाएंगे। दोस्तों ये आप पहाड़ियाँ याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि 1722 ईस्वी में भारत पर आए हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो 1712 में जो भारत पर आए अरब आक्रमणकारी थे तो उनका नेतृत्व किया था आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों की व्याख्या देखते हैं। दोस्तों व्याख्या देखिए 1712 ईस्वी में भारत पर आए हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी था। अरब मतलब अरब देश से था। 20 जून 1712 ईस्वी को कासिम और राजदारी के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ था? 20 जून 1712 को कासिम और राज दाहिर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर पराजित हुआ। कासिम ने जो था उसे पराजित कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरेल, कौन सा? बाल गंगाधर तिलक को किसे? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था। किसके द्वारा? वैलेंटाइन चिरोल द्वारा। शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में, भारतीय शांति के जनक के रूप में। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप बता दीजिए। तो क्रांतिकारी विचारों के जनक। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा भारत का वृद्धो पुरुष। तो आपके जो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे तो आपके इसका करेक्ट आंसर भारत के शांति के जनक। तो क्योंकि आपके जो भारत वैलेंटाइन तो जो किया गया था, आपका क्या गया था? आपका ऑप्शन हो जाएगा अब भी करेक्ट। कौन सा? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। कौन सा? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी की व्याख्या कर देख लेते हैं। तो वैलेंटाइन चिरोल ने, किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में कहा, क्योंकि ये गर्म दल के अग्रणी नेता थे। कौन? आपके बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। तो गर्म दल के कौन से? आपको पता होगा कि जो 1907 का कौन सा? थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। जो गर्म दल और नरम दल था, कौन सा? 1907 में जो सूरत अधिवेशन था, कौन सा? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। उसमें आपका नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। तो जब गरम दल के जो अग्रणी नेता थे वो आपके थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो इसीलिए वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा।
और जो 1907 में आपस में जो इनका मतलब इन दोनों का इनका विभाजन हुआ था नम और ग्राम दल में, तो इनका जो विलय हुआ था तो 1916 कब 1916 के लाहौर अधिवेशन में 1916 के लाहौर अधिवेशन में इन दोनों का नर्म दल और ग्राम दल का आपस में विलय हो गया था। दोस्तों नेक्स्ट ये है कि शांत प्रिय व्यक्ति कौन? शांत प्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ओके, तो शांत प्रिय व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। क्रांतिकारी विचारों के जनक हो जाएंगे विपिन चंद्र पाल। और भारत का वृद्धो पुरुष हो जाएगा, आपको मतलब ओल्ड मैन हो जाएगा। आपसे पूछेगा ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कौन? दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो बंगाल की दीवानी किस वर्ष इंडिया को हस्तांतरित हुई थी? तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे, आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1765। कब? 1765 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1765। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों की बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को की गई थी। कब? 1765 में। तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तो उस समय जो आपका शासक था तो कौन सा? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था। और 1764 में कौन सा? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध के में अवध के नवाब को पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद को जो इलाहाबाद और समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। किसने किया था? कंपनी ने 1764 के युद्ध के हारने के बाद। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और जो 1757 में दोस्तों युद्ध हुआ था वो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसमें जो उसके अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, जिसमें आपका सिराजुद्दौला था वो आपका पराजित हो गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च को महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों इसे याद रख लेना। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आपकी की थी साबरमती आश्रम। कहाँ से? साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात। तो इसके बारे में डिटेल से व्याख्या देखें तो गांधी जी ने नमक कौन सा? गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। कहाँ से? साबरमती से की थी। और 12 मार्च 1930 को कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ, कितने समर्थकों के साथ ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर, 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, कहाँ से? दांडी के लिए प्रस्थान किया। तो इन्होंने कितने दिन चला? 24 दिन बाद। कितने? 24 दिन बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो कब पहुंचे थे दांडी? 6 अप्रैल 1930 को। उन्होंने नमक कानून भी तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? जब ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी यात्रा कर रहे थे। उसके बाद 1930 में कब? 1930 में इन्होंने अपने जो इनका था असहयोग आंदोलन उसकी शुरुआत की इन्होंने। सॉरी असहयोग नहीं, असहयोग तो आपका असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से 22 तक चला। कब? असहयोग आंदोलन के बारे में बता दें तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। ठीक है, 1922 में 20 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में इसका एंड हुआ था। और जो उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 में। कब? 1930 में। क्योंकि दांडी यात्रा में इन्होंने नमक कानून तोड़ा, उसके बाद में इन्होंने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो ये चला था आपका 32 तक चला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करा? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने कराया? चार मीनार आपकी कहाँ हो जाएगी? हैदराबाद में। चार मीनार आपकी हैदराबाद में हो जाएगी, जिसका निर्माण कराया था आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, चलिए इसे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों देखिए कि हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह, किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। और चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर। तो चार मीनार किस नदी पर है? मूसी नदी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार मीनार मूसी नदी। फिर कह रहा मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश के 5वां सुल्तान था। ओ, तो कुतुब शाह जो हो जाएंगे गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था। कौन सा? 5वां। इसने हैदराबाद शहर की नींव रखी। दोस्तों आप इसे याद रख लेना, चाहे आप सब कुछ याद ना रखना, एक याद रख लेना कि चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार हैदराबाद में है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार किस नदी पे है? तो चार मीनार आपका मूसी नदी पे है। कहाँ है? मूसी नदी पे है। ठीक है, और जो मोहम्मद कुली सॉरी जो इसने हैदराबाद शहर की नींव किसने? जो आपके कुतुब शाह होते हैं, ठीक, कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद शहर की नींव रखी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किसने की? तो आपको बताना अशोक के जो कांधार अभिलेख थे इसकी स्थापना किसने की। तो इसके भी देख लेते हैं कौन से ऑप्शन गिवन है।
तो जिसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना हुई थी 1959 कब? 1959 में, 1959 में। ओके, चलिए इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। व्याख्या दोस्तों कि अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? या द्विभाषी रॉक शिलालेख है। कौन सी? द्विभाषी रॉक शिलालेख कब की गई थी? 1958 में। फिर कह रहा है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किसने की थी? पारधेरी कौन? पादरी पैंथेलकर ने। किसने? पादरी पैंथेलकर ने। ओके, तो कब की थी? तो याद रखना कि अशोक के कंधार शिलालेख अभिलेख जो थे इसकी स्थापना 1958 में की थी। ये द्विभाषी रॉक शिलालेख हो जाएगा। और अशोक जो इसकी खोज की थी वो पादेरी पैंथेलर ने की थी। किसने? पादेरी पैंथेलकर ने। तो इसकी जो संख्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। ओके, और जो सबसे पहले इनको पढ़ने का जो अशोक के अभिलेख हैं तो उनको जो सबसे पहले पढ़ा था वो आपके जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकमात्र किया गया कर था। तो चोल द्वारा। किसे? चोल शासकों द्वारा। ओके, जो वेट्टी था, वेट्टी चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। वेट्टी चोल शासकों द्वारा। चलिए इसकी डिटेल से देखते हैं दोस्तों। डिटेल हो जाएगी चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था। कौन सा? वेट्टी कर लिया जाता था। वेट्टी एक कर था, चोल शासकों द्वारा लिया जाता था, जबरदस्ती लिया जाता था। अगर आप नहीं देते फिर भी लिया जाता था। ओके, तो चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग था। कितना? 1/3। और आपने एक और चला था, अभी आपको पता होगा, जो वो उपज का था आपका 50% था, उपज का 1/2 वो किसने दिया था? अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 50% जो था, जो उपज का 50% लेता था वो कौन था। उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस काल में जो उर साधारण लोगों की समिति थी, कौन सी? उर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया? तो किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? तो आपको वो बताना है। तो आपको वो युद्ध हो जाएगा प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई के बारे में आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। 1757 में ये लड़ाई हुई थी और अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और भारत बंगाल की तरफ से जो था सिराजुद्दौला था। जो सिराजुद्दौला था वो पराजित हुआ था। ओके, और इस लड़ाई के बाद में जो नेतृत्व, इसका मतलब जो रिजल्ट था, तो उसके बाद में जो बंगाल का गवर्नर बनाए गए थे वो आपके बनाए गए थे मीर जाफ़र। ओके, और मीर जाफ़र के यहाँ पर क्या चला गया था? तो मीर जाफ़र के बाद फिर मीर कासिम को बनाया गया था, उसको हटा के। ओके, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था। कब? मैसूर पर कब्जा किया था। और ये लड़ाई हुई कब थी? प्लासी का 23 जून 1757 को हुई थी। तो इसके बारे में आप सबको बता चुके हैं। ओके, ये देखिए बंगाल के नवाब के सिराजुद्दौला के मदद जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। यही सब लिखा हुआ आपके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ जाकर कमेंट बॉक्स में बता देना, और नहीं तो आपको जब मेरे चैनल पे जाएँगे तो उसमें अबाउट सेक्शन में लिखा होगा, तो वहाँ मेरा नंबर दिया होगा, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपको बुक की लिंक चाहिए, आपको अगर पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, और रीजनिंग, हिंदी, मैथ, ओके, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आपको किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ से आप नंबर लेकर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके गाइज़, थैंक्स अगेन।